5 साल से इंडिया में वेजेस 20,000 रुपीज पे पर मंथ कांस्टेंट है। इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। तो हमारी जो गरीबी है और बेरोजगारी है वो इंटरलिंक, और ये आ रहा है सिस्टम से। इस 30 करोड़ में से 90% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। अगर वो गरीबी की रेखा से कम नहीं है तो उसके आसपास ही है। जीडीपी तो ऊपर नीचे हमारी होती रहती है, लेकिन फिर भी कॉमन मैन की लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती। तो हमको ये देखना है कि रियल जीडीपी कितना है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो एक तरह से आर्टिफिशियल है। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ऑफिशियल सर्विस के अकॉर्डिंग है 3% और इंडिपेंडेंट सर्विस के अकॉर्डिंग है 8%। अभी भी बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, खासकर महिलाओं में और शिक्षित नौजवानों में। 320 मिलियन यानी 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम, पर हम पॉपुलेशन तो 1.4 बिलियन है, 140 करोड़। तो अगर 320 मिलियन को 1.4 बिलियन को सपोर्ट करना है तो हर एक व्यक्ति को 4.4 लोगों को सपोर्ट करना। तो ये आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे समस्या बहुत ही भयंकर होने वाली है। तो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आज की डेट में 2024 में 21.9% है, जो कि ग्लोबल बेंचमार्क जो 49% है उससे काफी कम है। तो ऐसा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रही, तो वो मुफ्त में काम कर रही है, जिसको हम फ्री लेबर बोलते हैं। बिल्कुल। उनके ऊपर एक तरह से डबल बर्डन है। ये साउथ ईस्ट एशिया में और भारत में क्या फर्क है? हम लोग 1947 में सब उसी लेवल के अशिक्षित थे, स्वास्थ्य की परेशानी थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, लेकिन वो बहुत तेजी से आगे डेवलप कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ आई&डी मनी। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जो कि रिटायर्ड जेएनयू प्रोफेसर है ऑफ इकोनॉमिक्स, मिस्टर अरुण कुमार। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस का तो पता नहीं, बट मैं तो आज बहुत कुछ आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में सीख के जाने वाली हूँ। मैं क्यूरियस हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं, किस तरह का वार्तालाप करना चाहते हैं। तो हम थोड़ा इस इकोनॉमिक लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि आप रिटायर्ड जेएनयू प्रोफेसर हो इकोनॉमिक्स में, तो आपने अपनी लाइफ में पहली बार इन्वेस्टिंग कब से शुरू करी थी? मेरे पिताजी ना इम्फाल में थे, दिल्ली से बाहर थे, तो वो मुझे कहते थे जब मैं एमएससी कर रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये करना है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट उनके बिहाफ पे जैसे बैंक पे जाता था, इन्वेस्टमेंट करता था। तो जब मैं 20 साल के करीब की उम्र का था ना, तब से ये इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम शुरू किया। फिर उसके बाद जब मैं अमेरिका से फिज़िक्स करके जब इंडिया आया, मैंने इकोनॉमिक्स शुरू किया। तो उस समय रियल एस्टेट में मैंने इन्वेस्ट किया, पर उसमें देखा कि काली कमाई बहुत है और उसमें जो बिल्डर्स और ब्रोकर्स हैं ना, वो गलत काम बहुत करते थे, तो इसलिए मैंने वो रोक दिया। फिर इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट में रहा या फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में रहा, है ना। तो इस तरह से ये बहुत लंबा सफ़र है। 1970 से आज आप देखें तो 55 साल हो गए। क्या बात है। तो आप अभी भी रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो? नहीं, अब मैं मतलब रेगुलरली इन्वेस्ट इस सेंस में नहीं करता कि मार्केट में मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए समय बहुत लगता है। अगर आपको रियल एस्टेट फॉलो करना है, आपको स्टॉक मार्केट फॉलो करना है, तो उसके लिए समय बहुत लगता है और रिसर्च में हम लोग का बहुत समय जाता है और माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए मैंने 96 के बाद ना शेयर खरीदे ना बेचे। जो तब तक थे वही हैं, और जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट था वही है। बाकी अब म्यूचुअल फंड हो गए या जो फिक्स डिपॉजिट हो गए बैंक में। इंडिया की जब एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में, तब इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखा था, चाहे हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करें या फिर रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें। तो क्या हम कुछ की सक्सेसेस के बारे में बात कर सकते हैं कि तब इस पॉलिसी ने क्या सक्सेस लेके आया था, इंडिया की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी कैसे इंक्रीज हुई थी, बट स्टिल कुछ तो गैप्स थे जो आज भी परसिस्ट करते हैं। वी कैन स्टिल एड्रेस दोज गैप्स। तो ऐसा है कि जब ये नई आर्थिक नीतियाँ आई सन 91 में, तो उस समय हमारा एक बहुत बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, और जो इंडिया से कैपिटल फ्लाई कर रहा था, जो हमारे एनआरआईज थे, उन्होंने जो पैसा यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ था वो निकाल रहे थे, और जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे वो जल्दी जल्दी पैसा नहीं ला रहे थे, जो इम्पोर्टर्स थे वो जल्दी जल्दी अपना इम्पोर्ट कर रहे थे। तो जो भी हमें आईएमएफ से क्रेडिट मिल रहा था वो तुरंत ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि दुनिया में होता क्या है कि आईएमएफ है ना, वो एक बैंकों का बैंक एक तरह से है। और होता क्या है कि जब आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है, जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए, तो बाहर के जो बैंक हैं वो आपको लेंड करना बंद कर देते हैं। राइट। क्योंकि वो उनको लगता है कि आप रीपे नहीं कर पाएंगे।
पर जब आपको IMF की सपोर्ट मिल जाती है तो बाहर से लेंडिंग दोबारा शुरू हो जाती है। पर IMF और वर्ल्ड बैंक जब मदद करते हैं तो उसको लगाते हैं कंडीशनैलिटीज़। तो जैसे 1980 में भी हम गए थे IMF के पास, क्योंकि 1979-80 में भी हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उस समय भी उन्होंने कंडीशनैलिटी लगाई थी। तो 1980 में कंडीशनैलिटी लगाई थी कि आपको अपना मार्केट खोलना पड़ेगा, आपको कंजम्पशन गुड्स लाने पड़ेंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ जो कंज्यूमरिज्म का दौर है वो 1982 से शुरू होता है। उसके पहले क्या था कि ये था कि कंजम्पशन ज़्यादा ना हो, जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, जिससे कि हमारी गरीबी कम हो जाए, रोज़गार ज़्यादा पैदा हो, है ना। तो 1950 के बाद हमारे जो हालात थे वो बेहतर होते चले गए थे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक को पता था कि हमारी हालत ख़राब हो रही है। उन्होंने 7 रिपोर्ट तैयार कर ली थी कि भारत में किस प्रकार से रिफॉर्म होना चाहिए, है ना, जो वो रिफॉर्म कहते हैं, है ना। तो उसमें रिफॉर्म था कि हमें प्रो बिजनेस पॉलिसी फॉलो करनी है ना। तब तक क्या था कि हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो एक डुअल मोड पे चल रही थी, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, है ना? और पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल कहलाता था। अब क्या था 1991 में, अब था कि नहीं, पब्लिक सेक्टर रिट्रीट करेगा, प्राइवेट सेक्टर विल प्ले द लीडिंग रोल, है ना। मतलब वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उससे अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छा बढ़ेगी, है ना। तो ये प्रो बिजनेस पॉलिसी हो गई, है ना। अब ये प्रो बिजनेस पॉलिसी जो थी उससे क्या था कि गैर बराबरी बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि आपने नीचे के तबके की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हुआ क्या कि ये जो गैर बराबरी बढ़नी थी इसका ज्ञान था वर्ल्ड बैंक को कि ऐसा होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने 1980s में ही एक किताब निकाली, वहाँ के कुछ लोगों ने, जॉली वगैरह ऐसे 3-4 लोग थे, उन्होंने एक किताब निकाली कि इससे सोशल एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि नीचे का तबका जो है वो परेशानी में जब पड़ेगा तो सोशल जो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें सेफ्टी नेट लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, वो कम से कम एक सेफ्टी नेट रहे। लेकिन हमने जब 1991 में पॉलिसीज़ अडॉप्ट की तो सेफ्टी नेट नहीं लगाया। तो हुआ क्या कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ नहीं बढ़ा। मतलब 1980s में हमारा रेट ऑफ ग्रोथ एवरेज में 5.1% था, और 1990s में 5.3% था। और इंडस्ट्रियल रेट ऑफ ग्रोथ तो एक्चुअली गिर गया, हमारा सर्विसेज में ग्रोथ ज़्यादा हुआ। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था में ये एक फ़र्क है जो बाकी अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन में, कि जब अर्थव्यवस्था डेवलप करती है तो पहले जो ट्रेडिशनल पैटर्न था कि पहले एग्रीकल्चर बड़ा होता है, फिर इंडस्ट्री बड़ी होती है, और फिर सर्विसेज। हमारे यहाँ क्या हुआ कि कभी मैन्युफैक्चरिंग और जो सेकेंडरी सेक्टर वो कभी डोमिनेंट नहीं हुआ, सीधे हम एग्रीकल्चर से सर्विसेज में चले गए। आज़ादी के समय हमारे एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में 55% था, और सर्विस 55% था, है ना। और सर्विसेज का 30% था, और जो इंडस्ट्री वगैरह था उसका वो 20% था। तो इसलिए हमारे यहाँ सर्विसेज डोमिनेंट रहा, और 1979-80 के बाद सर्विसेज सेक्टर और तेज़ी से बढ़ा, और 1991 के बाद और तेज़ी से बढ़ा। तो आज सर्विसेज सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था में 55% हो गया है, और कृषि वो 14% है। अब कृषि में ही ज़्यादातर लोग हैं, 46% जो वर्कर्स हैं वो कृषि में हैं। तो कृषि में लोग ज़्यादा हैं पर उसकी आमदनी बहुत कम है। सर्विसेज में आदमी कम है लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा है, तो इसलिए गैर बराबरी हो गई। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में जो परेशानी आई वो इसलिए कि गैर बराबरी बहुत ज़्यादा हो गई, और जो गरीब आदमी है वो बाज़ार से जाके शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास वो पैसा नहीं है ना। तो ये जो गैर बराबरी हमारी बढ़ी, और हमारा रेट ऑफ ग्रोथ नहीं बढ़ा। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जाके 2003 में जाके बढ़ा है, जबकि जो 8% का ग्रोथ रेट आया। तो 2003 से लेके 2009 तक हमारा अच्छा चला, है ना। फिर उसके बाद क्योंकि जो ग्लोबल क्राइसिस था 2007-8 में, तो फिर रेट ऑफ ग्रोथ गिर गया। और फिर जब वो 2012-13 में एक और क्राइसिस आया फॉरेन एक्सचेंज का, तो फिर गिरा, है ना। फिर उसके बाद उठने लगा 2014 से, और फिर जब आपने देखा कि जब इधर 2014 के बाद रेट ऑफ ग्रोथ सरकार कह रही कि अच्छा रहा, लेकिन नोटबंदी आया तो फिर गिर गया। फिर GST आया तो फिर वो उससे जो असर पड़ गया, फिर पैंडमिक आया तो फिर और गिर गया। पर हमने क्या किया कि 2004-5 तक जब ये UPA की सरकार आई तो ये समझ में आ गया लोगों को कि ये गैर बराबरी जो बढ़ रही है इससे सोशल एक्सप्लोजन होगा। तो हमने भी सेफ्टी नेट लगाने शुरू कर दिए। तो 2004-5 के बाद हमने क्या किया कि हमने शिक्षा है, फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, फिर मिड डे मील स्कीम है, फिर लोन वेवर है, इस तरह की नीतियाँ अपनाई जिससे कि जो गरीब है वो और ज़्यादा बहुत गरीब ना हो। पर फिर भी उससे भी काम नहीं चला, क्योंकि अभी भी बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, खासकर महिलाओं में
और शिक्षित नौजवानों में। तो एजुकेटेड यूथ है, उसको काम नहीं मिल रहा ठीक से, है ना। तो इसलिए अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में हालांकि ग्रोथ बढ़ी 2003-4 के बाद, लेकिन परेशानी बढ़ती जा रही है कि आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, बेरोजगारी का क्या असर होता है? अगर परिवार में 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2 लोग परिवार को सपोर्ट करेंगे, अगर एक ही काम कर रहा है तो जब खुशहाली कम हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि अभी जैसे हमने 2022 में रिपोर्ट जारी की तो देखा कि 320 मिलियन यानी 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है, पर हम पॉपुलेशन तो 1.4 बिलियन है, 140 करोड़। तो अगर 320 मिलियन को 1.4 बिलियन को सपोर्ट करना है तो हर एक व्यक्ति को 4.4 लोगों को सपोर्ट करना है ना। पर अगर 2 लोग के पास काम होता तो दो लोगों को सपोर्ट करना होता तो खुशहाली बढ़ जाती। तो हमारी जो गरीबी है और बेरोजगारी है वो इंटरलिंक्ड है। Correct. और ये आ रहा है सिस्टम से, क्योंकि जितना हम संगठित क्षेत्र को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा देंगे उतना जॉब क्रिएशन कम हो जाएगा। तो जॉब क्रिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अभी नीतियां आई 1991 के बाद, इनसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि सर्विसेज को हुआ। और इससे परेशानी हुई कि गैर बराबरी बढ़ गई, और जो गैर बराबरी बढ़ी उससे फिर जो गरीबी पे असर होता है, बेरोजगारी और गरीबी पे। थैंक यू सो मच सर, ये तो आपने एक पूरी फुल पिक्चर दे दी है कि 1991 और उससे भी पहले से क्या हो रहा था और आज की डेट में भी क्या हो रहा है। तो अगर मैं पहले वेजेस से शुरू करूँ कि 5 साल से इंडिया में वेजेस 20,000 रुपीज़ पे पर मंथ कांस्टेंट है, लेकिन फिर वो मैं देखूँ कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। परचेजिंग पावर अगर मैं देखूँ इस अमाउंट की तो वो डिक्लाइन हो रही है। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये है और पहले अगर मैं 10 चॉकलेट ले सकती थी तो आज मैं खाली एक ही ले पाऊँगी उसमें। तो इसने क्या हम सबके वेलबींग में, फाइनेंशियल वेलबींग में, हमारी डेली लाइफ्स में इस चीज़ ने कैसे अफेक्ट किया है? देखिए, ऐसा है कि हमको समझना पड़ेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में फ़र्क क्या है। बिल्कुल। जो असंगठित क्षेत्र है वो बाय डेफिनेशन असंगठित है, वो अपनी वेज नहीं बढ़ा सकता अपने आप। उसको तो जो मार्केट में वेज मिलेगी वही मिलेगी, है ना। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कुछ बार्गेन कर सकता है, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं कि मेरी वेज बढ़ाइए क्योंकि इन्फ्लेशन है। अच्छा, अब क्योंकि बेरोजगारी बहुत है तो उससे क्या होता है कि बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि अगर आपका काम छूट गया तो आप तो बेकार हो जाएंगे। और इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि एडवांस कंट्रीज में अमेरिका हुआ या जर्मनी हुआ, वहाँ पे आपका काम छूट गया तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो आप 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, जितना भी जिसका जैसा रूल है उसके हिसाब से आप इंतजार कर सकते हैं कि जब तक कि सही काम न मिले। इंडिया में वैसे ही गरीबी है, पैसे नहीं है उनके पास, तो उनको तुरंत काम जे करना पड़ता है। जब पैंडेमिक आया तो बहुत सारे हमने देखा, लाखों करोड़ों लोग शहरों से गांव गए, गर्मी में बच्चों को उठाए, लगेज खींचते हुए, खाना पीना नहीं है, रास्ते में उनको किसने खाना पीना दिया वगैरह, है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई गवर्नमेंट को कि कितने हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने एक ई श्रम पोर्टल सेटअप किया है। उस ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री ने बताया कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है। इस 30 करोड़ में से 90% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। शहरों से गांव गए, गर्मी में बच्चों को उठाए, लगेज खींचते हुए, खाना पीना नहीं है, रास्ते में उनको किसने खाना पीना दिया वगैरह, है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई गवर्नमेंट को कि कितने हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने एक ई श्रम पोर्टल सेटअप किया है। उस ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री ने बताया कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है। इस 30 करोड़ में से 90% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 90% लोग करीब करीब गरीबी की रेखा के आसपास हैं। अगर वो गरीबी की रेखा से कम नहीं है तो उसके आसपास ही हैं। मतलब अगर आपकी गरीबी की रेखा समझिए 400 रुपये है, तो अगर आप 450 रुपये कमा रहे हैं तो ये नहीं कि आप अमीर हो गए, आप फिर भी गरीब हैं, पर अति गरीब नहीं है। हमारी जो गरीबी की रेखा है वो अति गरीब की, है ना। तो इसलिए ये जो तबका है ये अपना बार्गेन नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए इंडिया में आप देखेंगे कि सेविंग जो होती है वो बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि ये लोग बेचारे सेव नहीं कर सकते, है ना। जो इन्फ्लेशन है वो उनको बेनिफिट करता है जो बिजनेस में है, और उनको नुकसान करता है जो असंगठित क्षेत्र में है। लेकिन जो गरीब है वो तो पूरा 100 रुपये अगर आप देंगे तो खर्च कर देगा, लेकिन जो वेल ऑफ है वो उसका 50 रुपया जो बचाएगा, 50 रुपये खर्च करेगा। और जो अति अमीर है
जो कि करोड़ों में कमा रहा है, वो तो सिर्फ 5% खर्च करेगा और बाकी 95% बचा लेगा। तो सर, अगर हम यही जीडीपी की बात करें तो 2020 में जीडीपी थी अराउंड 5.78%, जो कि बढ़ गई 2021 में हो गई 9.69% के अराउंड, और आज 2024 में अराउंड 7.02%। जीडीपी तो ऊपर नीचे हमारी होती रहती है, लेकिन फिर भी कॉमन मैन की लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती। तो ये जो ट्रेंड्स हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं फॉर आवर इकोनॉमिक आवर इकोनॉमी स्टेबिलिटी? देखिए, दो चीज़ें हमें फ़र्क करना पड़ेगा, एक तो जीडीपी और दूसरा जीडीपी में कितनी बढ़त है, ग्रोथ। तो जो आप आंकड़े बता रही हो जीडीपी का ग्रोथ कितना है, और उसमें दो चीज़ें होती हैं जीडीपी ग्रोथ में। एक तो इन्फ्लेशन, अगर आपका उत्पादन नहीं बढ़ रहा लेकिन दाम बढ़ रहे हैं तो जीडीपी बढ़ेगा, उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। दूसरा होता है रियल जीडीपी। तो हमको ये देखना है कि रियल जीडीपी कितना है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो एक तरह से आर्टिफिशियल है। आपके जो वो चीनी आपने 10 रुपए की खरीदी और 15 रुपए की खरीदी तो 50% बढ़ गया, पर वो एक्चुअल में कोई बढ़त नहीं है, क्योंकि एक ही किलो तो आपने खरीदा ना। तो इसलिए जीडीपी की ग्रोथ रेट हमको रियल देखनी है, जीडीपी हमें रियल देखना है। तो रियल ग्रोथ रेट जो पिछले साल 8% था, वो गिरते गिरते अब 5.4% आ गया है। तो मतलब उसमें जो बढ़त है ऑफिशियली वो कम होती चली जा रही है, और वो केंद्रित है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है, यानी जो 94% उत्पादन कर रहे हैं उसमें गिरावट है, तो इसलिए उनकी आमदनी में गिरावट है। जो संगठित क्षेत्र उत्पादन कर रहा है उसमें बढ़त है, तो उनकी आमदनी बढ़ रही है। लेकिन जो पैंडेमिक हुआ 2020-21 का, उसमें तो नेगेटिव रहा, है ना, -7% का उसमें तो रहा, यानी कि सबकी जो आमदनी में गिरावट हुआ। और सर्विसेज सेक्टर में सबसे धीरे धीरे ही रिकवरी हुई, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में कांटेक्ट होता है एक दूसरे से, तो कांटेक्ट हम नहीं चाहते थे उसके दौरान, तो इसलिए लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया, है ना। रेलवेज का आप देखिए सिर्फ 10% गाड़ियाँ चल रही थी, एयरलाइंस का देख लीजिए तो उसमें सिर्फ 10% ट्रैवल चल रहा था, होटल्स एंड रेस्टोरेंट को देख लीजिए उसमें जो 10-20% चल रहा था, तो वहीं पर रिकवरी हुई। तो पैंडेमिक के बाद रिकवरी हुई, लेकिन जो 2019-20 में पैंडेमिक के पहले का जीडीपी था, उस लेवल पे हमको आते आते 3-4 साल लग गए। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ऑफिशियल सर्विस के अकॉर्डिंग है 3% और इंडिपेंडेंट सर्विस के अकॉर्डिंग है 8%। तो ये जो इतनी डिस्पैरिटी है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये कैसे कम हो सकती है? तो जो ये 3% है वो उनका है जो लोग मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो बेरोजगारी 4 तरह की होती है। एक तो जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा, वो तो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, है ना। दूसरे वो हैं जो सड़क पे काम कर रहे हैं, है ना, या बाजार में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास काम कम है। जैसे कि कोई रिक्शे वाला है, वो बाजार में 12 घंटे खड़े हो रहा है, लेकिन उसको 2-3 घंटे का काम मिल रहा है ना। या कोई जैसे दुकान पे काम कर रहा है तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है ना, वहाँ पे उसका काम है नहीं। खेत पे जा रहा है लेकिन वहाँ पे काम नहीं है, तो तीसरी कैटेगरी वही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। और चौथी कैटेगरी हो गई जहाँ पे कि काम ढूंढना बंद कर दिया उन्होंने, है ना, छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, उम्मीद नहीं है। तो सबसे बड़ी कैटेगरी तो वो है जिनके पास उम्मीद नहीं है। तो अगर हम देखें तो आईएलओ की परिभाषा के मुताबिक हमारे देश में 46% लोग जो उस एज के हैं जो काम कर सकते हैं, जबकि और बड़ी अर्थव्यवस्था में जैसे ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे 65 से 70% लोग काम कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ 20% लोग जो हैं जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। और 1991 में भी हमारा फिगर जो था इसका वो 58% था, जो अब 46% हो गया है। तो यानी कि बहुत बड़े लेवल पे करीब आप समझिए 19 करोड़ लोग हैं जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया। तो इसलिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और जितनी बेरोजगारी होगी उतनी परेशानी होगी, क्योंकि जब परिवार की आमदनी कम होगी तो फिर वो गरीब रहेंगे। तो इसलिए हमें अपनी गरीबी को ये समझना पड़ेगा कि जो संघर्ष क्षेत्र है जहाँ पे कोई ढंग का काम है वो सिर्फ 6% लोगों के पास है, 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत कम आमदनी पे वो काम कर रहे हैं। तो ये गैप बहुत है। अगर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई शोफर है उसको 80-90 हज़ार मिल जाएगा, लेकिन जो टैक्सी स्टैंड पे काम करेगा उसको 10-12 हज़ार रुपये मिलेगा। तो असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के बीच में गैप बहुत है। इसीलिए कोई भी है वो काम नहीं छोड़ना चाहता संगठित क्षेत्र से, क्योंकि जैसे ही उसका काम छूटा उसको असंगठित क्षेत्र में आना पड़ेगा और उसकी फिर आमदनी बहुत कम हो जाएगी। तो जैसे अभी आपने देखा कि जैसे मीडिया है, मीडिया में बहुत सारे चैनल्स में पहले तो कैमरा मैन होते थे, क्या क्या होता था, है ना, बहुत लोग का काम मिलता था। अब मोबाइल फ़ोन पे आके लोग जो शूट कर लेते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो जिनको 80-90 हज़ार मिलता था वो 10-12 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। तो ये जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच का गैप है ना, वो हमारे देश में बहुत परेशानी है।
तो हम इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं? तो सोल्यूशन सिर्फ एक है कि असंगठित क्षेत्र में काम बढ़ाना। तो जैसे कि डेटा आ रहा है कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, आपका प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है, आपका जैसे कि और भी कई सेक्टर्स हैं, वहाँ से डेटा आ रहा है। ट्रेड सेक्टर है कि आपका ई कॉमर्स 20-30-40% बढ़ रहा है, लेकिन नेबरहुड स्टोर में काम कम हो रहा है। तो नेबरहुड स्टोर है, वहीं पे लेबर इंटेंसिव है। ई कॉमर्स बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ पे कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऑटोमेशन होता है, तो वहाँ पे इतना रोजगार पैदा नहीं हो रहा। तो हर जगह से असंगठित क्षेत्र हट रहा है और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम कर रहे हैं। तो जब वो जब पीछे हटेगा तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हमें असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। संगठित क्षेत्र के पास देखिए कैपिटल बहुत है, उसके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकता है ना, पर उसके पास डिमांड की कमी है, इसलिए आजकल वो इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहा, इसी ने ग्रोथ रेट गिर रही है। तो अगर हम असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देंगे तभी जाके समस्या का हल निकलेगा। तो असंगठित क्षेत्र में कहाँ? कृषि 2017-18 का जो सर्वे आया था कृषक की आमदनी का, वो दिखा रहा था कि 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कमाई है सिर्फ, जो यानी कि गरीबी की रेखा के पास है एवरेज में जो कृषक है ना। तो कृषि में परेशानी है। तो कृषि को आप बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारे क्रॉप्स को होगा। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है ना, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता तो उनकी आमदनी कम हो जाती है। दूसरा कहाँ है? माइक्रो सेक्टर। हमारे देश में 6000 बड़े यूनिट हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है ना, मतलब 100 का फर्क है ना, 100 गुने का। अच्छा, जो ये माइक्रो सेक्टर है उसी में एमएसएमई का 97.5% एम्प्लॉयमेंट है ना, वही घट रहा है। तो माइक्रो सेक्टर की परेशानी क्या है? एवरेज एम्प्लॉयमेंट जो माइक्रो सेक्टर में है ना, 1.7 है पर यूनिट। तो 1.7 में वो क्या मार्केटिंग करेगा, क्या फाइनेंस का करेगा, है ना। तो उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, है ना। तो जैसे चीन है, आज चीन बहुत आगे क्यों निकला? क्योंकि उन्होंने 1980s में जो ये विलेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उसको बहुत बढ़ावा दिया। वो 20-30% बढ़ी और उससे उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हमारे यहाँ माइक्रो सेक्टर उल्टा खत्म होता जा रहा है। हम संगठित क्षेत्र से रोजगार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो तो ऑटोमेट हो रहा है। और इस समय ये समस्या आ रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई के आगे बढ़ने से और बहुत रोजगार खत्म होने वाला है। जैसे कि आपके कॉल सेंटर्स, बीपीओज है ना, जहाँ पे बहुत सारे यूथ को काम मिलता है, वो तो अब कंप्यूटर जवाब दे देगा, तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं होगी। अभी तक तो फिजिकल लेबर को हम डिस्प्लेस कर रहे थे कि जैसे कि आप अगर हार्वेस्टिंग कर रहे थे तो आप ट्रैक्टर से अब कर रहे हैं, पहले हल बैल से कर रहे थे, तो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस किया। अब मेंटल लेबर को डिस्प्लेस करेगा। तो मेंटल लेबर मतलब स्किल्ड लेबर को डिस्प्लेस करेगा। तो ये आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे समस्या बहुत ही भयंकर होने वाली है। जो अभी की समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आज ही हमको कदम उठाने पड़ेंगे कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी से कोप करेंगे। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, वो नया जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, उससे कैसे कोप करेंगे। सर, मूविंग ऑन, थोड़ा अब हम हमारी कंट्री के वुमेन के ऊपर चलते हैं। तो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आज की डेट में 2024 में 21.9% है, जो कि ग्लोबल बेंचमार्क जो 49% है उससे काफ़ी कम है। तो ये क्या कहता है अबाउट द ये जो अनटैप्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल अबाउट ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसके बारे में क्या कहता है और हम कैसे इस इशू को, इस डिस्पैरिटी को एड्रेस कर सकते हैं जिससे हमारी सोसाइटी भी आगे बढ़े और हमारी कंट्री की प्रोग्रेस भी हो, इकोनॉमी की प्रोग्रेस हो। तो ऐसा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रही, पर वो मुफ्त में काम कर रही हैं, जिसको हम फ्री लेबर बोलते हैं, है ना। उनके ऊपर एक तरह से डबल बर्डन है, उनको घर भी चलाना है और बाहर भी कुछ उनको करना है ना? तो बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है ना। लेकिन वो लेबर फोर्स में काउंट नहीं होती क्योंकि उनको कुछ पगार नहीं मिल रही है, उनको कुछ इनकम नहीं हो रही है, वेज नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो कम है, लेकिन बढ़ा है। पिछले अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में वो तेज़ी से बढ़ा है, पर फिर भी वो नहीं है जो होना चाहिए। तो उनको काम मिलेगा तब जबकि हमारे अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी, है ना। अगर हमारा असंगठित क्षेत्र अच्छा करेगा, हमारा कृषि अच्छा करेगा, तो महिलाओं को भी ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि संगठित क्षेत्र में तो ज़्यादा रोज़गार बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हमारा संगठित क्षेत्र में 6% रोज़गार था 1991 में और आज भी 6% है। यानी कि उसमें कोई बढ़त इसलिए नहीं क्योंकि इतना ऑटोमेशन हो रहा है, इतना मैकेनाइजेशन हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद तो और भी हालत ख़राब होगी। तो इसलिए असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना सबसे अहम बात है। आज कृषि को बढ़ावा देना वही सबसे अहम है, तभी जाके महिलाओं को भी ज़्यादा काम मिलेगा। जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं मिलने वाला है, संगठित क्षेत्र में जो भी है
वहाँ पे जो महिलाओं का प्रपोर्शन है वो कम है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे जॉब जो नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर वो किसी आदमी के जो उसमें जगह जो काम कर रहा है वहाँ पे महिलाओं को मिलेगा, तो आदमी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी वहाँ पे। तो हमें ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। जब ओवरऑल रोजगार बढ़ेगा तभी जाके महिलाओं को भी और ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे अब हम लोग ने विमेन की बात करी, वैसे ही यूथ भी बहुत बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री का, हम कहते हैं। लेकिन फिर भी डेटा कहता है कि 60% अभी भी जो रूरल एरियाज़ में हमारा यूथ है, उनमें फाउंडेशनल स्किल्स ही नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सके। हमारे यहाँ ये देखा गया है कि एक एसर रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, है, वो दिखा रही थी कि गांव के 50% बच्चे जो 5वीं जमात में हैं वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते और वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, है ना। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट 2024 की आई उसमें दिखाया कि 40% बच्चे जो 14 साल से 18 साल के हैं, है ना, वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्किल बहुत कम है, वो कोई स्वरोजगार पैदा नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आप देखें तो ज़्यादा हमारे देश में 5% बच्चे हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं, स्किल लेवल के हैं, 95% बच्चों की वो स्किल लेवल नहीं है। तो हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षा बेहतर होगी तभी होगा। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा क्या है, वो रट्टा लगा के करते हैं। 1968 में जो कठारी कमीशन था उसने बताया कि हमको कम से कम 6% GDP का पब्लिक एजुकेशन में डालना चाहिए, लेकिन आज तक हमने कभी 4% से ज़्यादा नहीं डाला। दूसरा, स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो जैसे फिर स्किल डेवलप नहीं होगी। तो स्वास्थ्य पे हमें कम से कम 3% डालना चाहिए, पब्लिक हेल्थ पे हमने कभी 1.3% से ज़्यादा नहीं उसमें डाला है। तो एक पेपर अमर्त्य सेन ने लिखा था 1986 के आसपास, उसमें उन्होंने बताया कि जो साउथ ईस्ट एशिया में और भारत में क्या फ़र्क है। हम लोग 1947 में सब उसी लेवल के अशिक्षित थे, स्वास्थ्य की परेशानी थी, बेरोज़गारी थी, गरीबी थी, लेकिन वो बहुत तेज़ी से आगे डेवलप कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़बरदस्त ध्यान दिया। मलेशिया ने यानी 10% GDP का शिक्षा पे डालना शुरू कर दिया, तो सब लोग शिक्षित हो गए। अब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो अब जो काम भी अच्छा कर पाएंगे और वो करेंगे। हम लोगों ने क्या है, हमारा जो लीडरशिप रहा वो बहुत फ्यूडल रहा। फ्यूडल लीडरशिप नहीं चाहता था कि जब गरीब के बच्चे पढ़ाई करें। तो मैंने जब फिज़िक्स के बीच में और इकोनॉमिक्स के बीच में जब मैं रूरल डेवलपमेंट 1 साल किया, तो हमें जो लैंडलॉर्ड था वहाँ का, जो पलिया, वो कहता था कि आप बच्चों को पढ़ा दोगे, इन गरीब के बच्चों को, तो मेरा मुफ्त में काम, बेकार काम कौन करेगा, मेरा गड़रिए का काम कौन करेगा। तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप रही है वो फ्यूडल रही है, उसने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे वो ध्यान नहीं दिया, खासकर गरीब के, जो देना चाहिए था। तो हमें आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़बरदस्त ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हम जो ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो खुद भी रोज़गार पैदा कर सकते हैं और जो ज़्यादा स्किल होने से और ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। और यही अगर हम वापस यूथ पे मतलब यूथ की बात कर रहे हैं, तो 15% यूथ ही है जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम देखें तो जिनको वोकेशनल कोर्सेज का एक्सेस है। बाकी अभी भी वही साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो हमारी स्ट्रीम्स चलती आ रही हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हम लोग देखें जर्मनी में या बाकी कंट्रीज़ में, तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। उनको वोकेशनल कोर्सेज पहले से उनके एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लांटेड होते हैं। तो ये इतना ही जो गैप है, ये हम कैसे कम कर सकते हैं? कैसे हम अपने यूथ को और आगे और अच्छे कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज की तरफ बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बच्चे हम ट्रेन कर रहे हैं, जो 11वीं 12वीं तक भी, अगर उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, है ना। हमारे यहाँ जो टीचर भी आ रहे हैं वो टीचर भी बहुत केपेबल नहीं है, वो बच्चों को क्वेश्चनिंग नहीं अलाउ करते। जो बच्चा क्वेश्चनिंग करता है उसको कहते हैं ये तो ट्रबल मेकर है, उसको चुप करा देते हैं। तो जो क्वेश्चनिंग होनी चाहिए जिससे कि हम नॉलेज जनरेट कर सकते हैं, वो क्वेश्चनिंग हमारे देश में बहुत कम है। बच्चे रट्टा मार के सीख लेते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। दूसरा, जब जॉब नहीं होगा, अगर जब आपको मार्केट में जाएंगे जॉब नहीं मिल रहा है तो हताशा और निराशा आ जाती है। जब हताशा निराशा आ जाएगी बच्चों में तो क्या होगा, वो सारा टाइम मोबाइल फ़ोन पे लगे रहेंगे, उससे डिप्रेशन आ जाता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में पड़ जाते हैं। तो ये जो हमारे बहुत बड़ी समस्या है कि जो यूथ है उसको हम सही दिशा नहीं दे पा रहे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह तो उसके बाद में आएगा। वो आप जो है उसको कोई स्किल डेवलप करेंगे तो अगर उसकी अच्छी शिक्षा होगी तो वो खुद करेगा, और जब मार्केट में डिमांड होगी वोकेशनल की तो जो है वो सेटअप होगा, जो है ना। वो अभी तो डिमांड भी नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं कि उनको काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो काम मिलना
और उनकी अच्छी ट्रेनिंग, ये दोनों साथ साथ होगा। जब ये दोनों साथ साथ होगा तो फिर जाके हमारी समस्या का कुछ समाधान निकलेगा। बेसिकली सब कुछ इंटरलिंक्ड है यहाँ पे। हाँ, सब इंटरलिंक्ड है। यही अगर हम लोग वेल्थ की तरफ जाएं तो हमारे नेशन की 0.1% पॉपुलेशन के पास, हमारे नेशन की आधी से ज़्यादा वेल्थ है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है उनके पास। तो क्या रीजंस हो सकता है कि ये व्हाट लेड टू दिस? देखिए, ऐसा है कि जो वेल्थ है ना, तो हमारे 3 तरह की इनइक्वालिटी होती है, गैर बराबरी। पहले कंजम्पशन में होती है, फिर दूसरी इनकम में होती है, और तीसरी फिर वेल्थ में। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि हम पहले कमाते हैं, करेक्ट, कमाने से हम क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमें अपना जब परिवार चलाना है, अपने घर के खर्चे चलाने हैं, तो वो कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन के बाद जो बचत हुआ वो सेविंग्स हो गई, है ना। सेविंग्स को हम इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि हमें कुछ रिटर्न मिले। जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा वेल्थ का पार्ट हो जाता है। तो इसे कंजम्पशन, फिर इनकम, फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ, ये हो गया, है ना। अच्छा, अब कंजम्पशन में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर मेरी आमदनी आपसे 1000 गुना ज़्यादा है तो मैं 1000 गुना ज़्यादा नमक नहीं खाऊंगा, मैं 1000 गुना ज़्यादा गेहूं नहीं खाऊंगा। तो कंजम्पशन, जो बेसिक कंजम्पशन है वो तो सबका एक बराबर होता है, ठीक है ना। जो हायर लेवल का कंजम्पशन है वहाँ पे फ़र्क आ जाता है। मेरी अगर 1000 गुना ज़्यादा इनकम है तो मैं हो सकता है कारें खरीदूँ, हो सकता है मैं वेकेशन पे जाऊँ, आप शायद कार ना खरीदें, आप वेकेशन पे नहीं जाएँ, है ना। तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी जो बेसिक है वो कम होगी। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि कंजम्पशन के ऊपर सेविंग है। जितनी ज़्यादा आमदनी है उतनी ज़्यादा सेविंग है, तो फिर इनकम उतनी जो डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी। और क्योंकि कुछ ही लोग जो वेल्थ जो क्रिएट कर रहे हैं तो वेल्थ डिस्पैरिटी और ज़्यादा है। तो सबसे कम कंजम्पशन इनइक्वालिटी होगी, फिर इनकम इनइक्वालिटी, फिर वेल्थ इनइक्वालिटी। तो वेल्थ जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड है कि कुछ लोगों के पास ही इनकम है जिसमें से सेविंग्स वो कर पा रहे हैं, है ना। जो गरीब है, जो 94% लोग हैं उनकी बहुत कम सेविंग होती है, तो इसमें बहुत कम वेल्थ होगी। तो जो टॉप 1% है, टॉप 2% है, उन्हीं की सेविंग ज़्यादा होती है, उन्हीं की वेल्थ होगी। तो इसलिए वेल्थ में डिस्पैरिटी हमें बहुत दिखती है। तो सर, अगर हम लोग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो फैमिलीज़ के अंदर साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एक्चुअली जनरेशन से चली आती है, लाइक दे आर ट्रैप्ड इनटू इट। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं जिससे हम इस चीज़ को रोक सके और एक सस्टेनेबल अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ बढ़ सके आगे? तो देखिए, जो गरीबी होती है ना, बिल्कुल, वो नेचुरल नहीं है, वो सिस्टम पे निर्भर करती है। अगर लोगों के पास शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा और जो सिस्टम रोज़गार पैदा करेगा तो फिर वो खुशहाली की तरफ जाएंगे। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो रोज़गार पैदा करना। रोज़गार कैसे पैदा करेंगे, उसी के लिए जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की कि माइक्रो सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, यहीं पे 94% लोग काम कर रहे हैं और यहीं पे रोज़गार पैदा नहीं हो रहा क्योंकि ऑटोमेशन बहुत बढ़ रहा है। ऑटोमेशन बढ़ने से हमको पता है कि संगठित क्षेत्र में तो काम नहीं पैदा होने वाला, असंगठित क्षेत्र को मदद करना यही सबसे बड़ी बात है। तो जितना हम एग्रीकल्चर को मदद करेंगे, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे, उसके लिए R&D करेंगे और R&D से फिर वो फील्ड तक जाएगा, R&D का इफेक्ट, तो जो एग्रीकल्चर प्रॉस्पर करेगा, तो जो 46% लोग कृषि में काम कर रहे हैं वो फिर प्रॉस्पेरिटी में आएंगे। उसी तरह माइक्रो सेक्टर है जिसमें कि आज हमारे MSME का 97.5% रोज़गार है, तो उसमें जब माइक्रो सेक्टर में बढ़त आएगी तो फिर जब बढ़त होगी, है ना। तो इसलिए हमें फोकस अपना बदलना पड़ेगा। अगर मुझे रेकमेंड करना होगा तो मैं कहूँगा हमारे बजट की जो दिशा है ना उसको बदलना पड़ेगा। बजट में हमें ज़्यादा एलोकेशन करना पड़ेगा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार पैदा करने के लिए। जब इन चीज़ों में हम ज़्यादा करेंगे तो असंगठित क्षेत्र को फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे ऑडियंस को इतनी नॉलेज देने के लिए, और मुझे भी खासकर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर this interview. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.